आप देख रहे हैं नेशन रिपब्लिक न्यूज। स्वामी सहजानंद सरस्वती पखवाड़ा के अवसर पर एजुकेशन डेवलपमेंट संस्थान के माध्यम से पटना के BIA सभागार में स्वामी सहजानंद सरस्वती व्याख्यान माला का आयोजन किया गया। व्याख्यान माला का उद्घाटन बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री व सांसद सुशील कुमार मोदी, पूर्व केंद्रीय मंत्री व विधान पार्षद डॉक्टर संजय पासवान, विशिष्ट अतिथि कॉमर्स कॉलेज के प्राचार्य तपन सांडिल्य, समारोह के अध्यक्ष संतोष उपाध्याय, अतिथि के रूप में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी अशोक भट्ट, प्रोफेसर संतोष कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, समारोह के स्वच्छता अध्यक्ष डॉक्टर विनोद शर्मा ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर बिहार के विकास में विशेष योगदान देने वाले 20 व्यक्तियों को प्रशस्ति पत्र एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। स्वामी सहजानंद सरस्वती व्याख्यान माला का आयोजन किया जा रहा है एजुकेशनल रिसर्च डेवलपमेंट संस्थान के द्वारा। आज इस समारोह में हमारे नेता परम आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी, सांसद पूर्व उप मुख्यमंत्री उद्घाटन करता है और हमारे बीच में आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आ गए हैं। वस्त्रम देकर सबसे पहले स्वागत करें। नेता आदरणीय उद्घाटनकर्ता सुशील मोदी जी, उप मुख्यमंत्री बिहार, आज के इस समारोह के हमारे आज मुख्य अतिथि डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री MLC, आज के इस समारोह के अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संतोष उपाध्याय जी, आज के इस समारोह में उपस्थित विशिष्ट अतिथि हमारे बड़े भाई आदरणीय प्रोफेसर तपन सांडिल्य जी, इस समारोह में उपस्थित कॉमर्स कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर संतोष जी, विचारक एवं चिंतक डॉक्टर संजय जी, हमारे भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी आदरणीय अशोक भट्ट जी, मीडिया प्रभारी हमारे भाई राकेश सिंह जी, इस समारोह के संचालक प्रोफेसर विजय शर्मा जी, हमारे साथी अजय शर्मा जी, सुनील सिन्हा जी, विमल जी, सुमन जी, और इस समारोह में उपस्थित, इस सभागार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय साथी एवं मित्रगण, साथ साथ कई एक हमारे मुखियागण भी आए हैं। बैकटपुर पंचायत के हैं उचित राम जी हैं, अशोक सिंह जी नालंदा से हैं मुखिया, पूर्व मुखिया नवेंदु झा जी हैं, पूर्व मुखिया आभा देवी जी हैं, सहित जो दर्जनों साथी, रीता शर्मा जी जो बेटी बचाओ आंदोलन के माध्यम से बेटियों के लिए काम कर रही हैं, हमारे बीच में उपस्थित है। और अभिनव जी बहुत प्रशिक्षक हैं जो कि सभी बच्चों को मार्गदर्शन देकर के उन्हें मुफ्त रूप से आगे बढ़ाते हैं, उनको प्रशिक्षित करते हैं और राष्ट्रीय कलाकार हैं। आपको शालीमार शर्मा जी सहित सभी हमारे साथी सभागार में उपस्थित हैं, सबका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। और यह कार्यक्रम हम लंबे समय से चलाते आ रहे हैं स्वामी जी के नाम पर, और कुछ जो प्रतिभावान लोग हैं बिहार में उनको सम्मानित भी करते हैं उनके नाम से। और हम सबसे ज्यादा बधाई देंगे अपने नेता आदरणीय सुशील मोदी जी को, जो कि सऊदी अरबिया विदेश में थे, वहां से इस कार्यक्रम के लिए समय निकाल के आए हैं। कल रात में दिल्ली पहुंचे हैं तो आज सीधे आए हैं। हम तो इस कार्यक्रम को बढ़ाना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं आ जाऊंगा आपके कार्यक्रम में, आप उसको जारी रखिए। और हमारे बड़े भाई संजय पासवान जी भी आज मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं, जो हमेशा हमारे साथ जहां भी जरूरत होती है खड़े रहते हैं। यूनिवर्सिटी लाइफ से हमारे अच्छे बड़े भाई और मित्र भी हैं। और तपन सांडिल्य जी भी सीनियर प्रोफेसर हैं और सब जगह हम लोग के साथ रहते हैं किसी भी कार्यक्रम में। और सभी साथियों का हम तहे दिल से
स्वागत करते हैं। स्वामी जी के बारे में मैं क्या बोलूंगा, हमारे बड़े नेता जो है, चिंतक हैं, सब लोग बताएंगे आपको कि स्वामी जी ने किस कठिन परिस्थितियों में आज जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसानों के लिए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं पूरे देश में, उसको उन्होंने उस समय शुरू किया था और उसको बहुत बड़े मुकाम पर ले जाने का काम किया, किसानों को मान सम्मान दिलवाने का काम किया स्वामी सहजानंद जी ने। जमींदारों के खिलाफ, जबकि जमींदारी प्रथा बहुत ज्यादा थी बिहार में, जमींदार बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे, उनके खिलाफ अकेले वो आधा वस्त्र पहन करके संघर्ष करते रहे और मान सम्मान दिलवाने का काम किया। और आज हम जो हिंदुत्व की बात करते हैं, चाहे भारतीयता की बात करते हैं, वो उसके बहुत बड़े उदाहरण थे। वो केवल भारतीय जानते थे, वो जात पात में विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने एक अनुसूचित जाति के व्यक्ति से हथुआ महाराज को चुनाव हरवा दिया था। समझिए कि उस समय कितना कठिन था ये काम करना। तो वो जात पात से उठ भारतीयता के लिए लड़ाई लड़ी, जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और आज उनके सपनों को बल मिल रहा होगा। जहां भी होंगे स्वामी जी खुश होते होंगे कि उनके प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं और पूरे देश और विदेश में उनके जो किसान हित की बात है उसको ले जा रहे हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्र, मैं सबसे पहले विनोद शर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो पिछले अनेक वर्षों से प्रति वर्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की ये जयंती, ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। बहुत लोग हैं जो मौसमी हैं, एक साल करते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कभी कर दिया कभी नहीं किया, और इतनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं। इसके लिए मैं गिरजेश जी को, विनोद जी को और उनकी पूरी टीम को इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए बधाई देता हूं। मित्र, अभी गिरजेश शर्मा जी जिक्र कर रहे थे स्वामी जी के बारे में कि शादी के 1 वर्ष बाद ही पत्नी की मृत्यु हो गई और 1 साल के बाद जब दोबारा शादी का प्रस्ताव आया तो जो व्यक्ति शिवरात्रि के दिन, जिसका जन्म हुआ व्यक्ति शिवरात्रि के दिन ही घर से भाग गए, छोड़ के चले गए और बनारस पहुंच के जहाँ उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया। जब स्वामी जी की मृत्यु हुई तो स्वर्गीय रामधारी सिंह दिनकर ने उनको जो श्रद्धांजलि दी, उन्होंने ये कहा, आज दलितों का सन्यासी चला गया। यानी एक व्यक्ति जो उच्च वर्ग में पैदा हुआ, कृषक परिवार में पैदा हुआ, जिसने कम उम्र में सन्यास ग्रहण कर लिया, जो दंडी स्वामी कहलाया, और जो घूम घूम कर मजदूरों को संगठित कर, किसानों को, किसान मजदूरों को संगठित कर और जमींदारों के खिलाफ संघर्ष करने का काम किया। तो 2 बड़ी खास बातें बिहार की राजनीति में या बिहार में। श्री बाबू जिस समाज से आते थे, उस समाज के लोग बड़ी संख्या में जमींदार थे उस जमाने में, और जमींदारी प्रथा को उन्मूलन करने वाला पहला कानून बना श्री बाबू के मुख्यमंत्री रहते हैं। और स्वामी सहजानंद जी जिस समाज में पैदा हुए, उस समाज के लोग बड़ी संख्या में जमींदार थे, लेकिन उन जमींदारों के खिलाफ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया, उनके खिलाफ लड़ने का काम किया। ये कोई सामान्य बात नहीं है। और उनके जिंदगी में जितने उतार चढ़ाव आए, संजय जी गीता का जिक्र कर रहे थे, कितना वो व्यक्ति विद्वान था कि जब जेल गए तो लोगों ने कहा कि गीता पर कुछ बोलिए लोगों को, तो गीता सिखाना शुरू किया। उसके बाद गीता पर एक पुस्तक लिखा उन्होंने। गीता जैसे कठिन विषय पर बोलना तो एक बात है, लेकिन उस पर बाद में पुस्तक लिखना, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कांग्रेस से भी जुड़े, मार्क्स से भी जुड़े, कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से भी जुड़े, गांधी से भी जुड़े, लेकिन बड़ा स्वाभिमानी व्यक्ति था। एक एक करके उनका सबों से मोह भंग होता चला गया और उनको गांधी से मतभेद हो गया। जब बिहार में बहुत बड़ा भूकंप आया, उस दौरान जो राहत का कार्य चल रहा था, उस दौरान का गांधी से मतभेद हो गया। जिस मार्क्स की बात कर रहे थे शांडिल्य जी,
उस मार्क्स और उस कम्युनिस्ट पार्टी से उनका ऐसा मोह भंग हुआ, तो यानी उस व्यक्ति के जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए। और जब किसी ने उनसे पूछा कि आपने गेरुआ वस्त्र क्यों धारण किया, तो स्वामी जी का जवाब था, पहले यह वस्त्र व्यक्तिगत मोक्ष के लिए था, अब यह किसान मुक्ति का वस्त्र है। और जिस जमाने में कोई सोच नहीं सकता था कि किसानों की लड़ाई को लड़ सकता, और स्वामी जी के पहले इस देश के अंदर एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने अपने राज्य के अंदर ही क्यों ना हो किसानों की लड़ाई को लड़ने का काम किया। देश का पहला व्यक्ति था स्वामी सहजानंद सरस्वती, जिसने देश के खास करके बिहार उत्तर प्रदेश के इलाके के किसानों की लड़ाई, और गरीब किसानों, बड़े किसानों की नहीं, शोषित पीड़ित जो किसान थे उसकी लड़ाई को लड़ने का काम किया। मित्रों, स्वामी सहजानंद सरस्वती की मृत्यु 1950 में हुई। मुझे पता नहीं कि उन पर कितने लोगों ने शोध किया, और इस देश में शोध करना तो सामान्य होता, कोई पीएचडी कर लेगा। यहाँ मंच पर भी बहुत सारे प्रोफेसर होंगे जिन्होंने 10-20 लोगों को पीएचडी करा दिया होगा, लेकिन शोध का मतलब केवल पीएचडी करना नहीं। बहुत लोगों ने किया होगा शोध, लेकिन आपको मालूम है अमेरिका में रहने वाले और वॉल्टर हाउजर नाम के एक अमेरिकी विद्वान ने अमेरिका में वर्जीनिया विश्वविद्यालय के अंदर और स्वामी सहजानंद सरस्वती पर पीएचडी किया, उन पर पुस्तक लिखी। और विनोद शर्मा जी बैठे हैं, उन्होंने कैलाश झा जी को यहाँ इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया था, एक बार संजीव जी भी तो इस कार्यक्रम में। यानी स्वामी जी की मृत्यु मालूम है कि बेटा के अंदर सीताराम आश्रम 1950 में मृत्यु हो गई। इतनी पुस्तकें लिखी, इतना उनका जो लिखित साहित्य है, पैम्फलेट, किताब, भाषण, संकलन, वो सीताराम आश्रम के अंदर यूं ही पड़ा हुआ चल रहा था। किसी ने उसकी सुध नहीं ली, लोगों को लगा रही क्या ये कागज का टुकड़ा है। लेकिन एक अमेरिकी विद्वान उनकी मृत्यु के 8 साल के बाद भारत आता है, और वो जाता सीताराम आश्रम, देखता कि स्वामी जी के सारे कागजात बिखरे पड़े हैं, कोई सड़ रहा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा, नमी बहुत ज्यादा है उस इलाके के अंदर, कागज सड़ रहे हैं। और वो विद्वान उन सारे दस्तावेजों को बटोर कर यहां से अमेरिका लेकर चला जाता है। कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों ने उन पर आरोप लगाया कि ये सीआईए का एजेंट है, ये अमेरिकी एजेंट है, ये चोरी करके स्वामी जी के दस्तावेजों को लेकर अमेरिका चला गया। पार्लियामेंट के अंदर प्रश्न पूछे गए 80 के दशक में। एलपी शाही जी समय केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री थे, तो किसी ने पूछा कि आपको मालूम है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती के दस्तावेजों को एक अमेरिकी जो है वो चोरी करके विदेश ले गया। तो सरकार ने उत्तर दिया कि हम इसकी जांच करेंगे, हम देखेंगे और उसमें पूरी इसके बारे में विचार करेंगे। और वह वॉल्टर हाउजर, उसने शोध किया, और मैं पुस्तक केवल इसलिए आपके सामने लेकर आया हूं कि ये पुस्तक अंग्रेजी में शायद, क्या हिंदी में भी भारत के किसी विद्वान ने स्वामी जी पर इतना शोध कार्य नहीं किया होगा जैसा एक अमेरिकी विद्वान ने किया। और ये वॉल्टर हाउजर है जिन्होंने और स्वामी जी पर जो शोध किया, जो पुस्तक लिखी, ये उनकी पुस्तक है। और जो मेरा जीवन संघर्ष जिसका जिक्र अभी लोग कर रहे थे, उसका आज तक किसी ने अंग्रेजी अनुवाद, किसी भारतीय विद्वान ने अंग्रेजी अनुवाद नहीं किया। ये वॉल्टर हाउजर हैं और कैलाश चंद्र झा बिहार के रहने वाले, दोनों लोगों ने मिलकर मेरा जीवन संघर्ष का माय लाइफ स्ट्रगल और ट्रांसलेशन ऑफ स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये उन्होंने करने का काम। और मित्रों, उस व्यक्ति ने शोध किया, पुस्तकें लिखी, और जब 60 के दशक में, 70 के दशक में इस देश में नक्सलवादी आंदोलन गति पकड़ने लगा और देश के अनेक राज्यों के अंदर किसान मजदूरों का आंदोलन खड़ा हुआ, तब इस देश के बहुत सारे विद्वानों को और स्वामी सहजानंद की याद आने लगी और शोध होना प्रारंभ हुआ।
और मित्रों 50 साल के बाद उनके जो सारे दस्तावेज थे, उनकी जब उम्र करीब 90 साल की होगी तो उन्होंने कहा कि मैं इन सारे दस्तावेजों को वापस करना चाहता हूँ। और कैलाश झा जो है, कैलाश चंद्र झा, रूबल अस्पताल जो यहाँ पर है उसके जो मालिक है सत्यजीत जी, उनके समधी थे। और कैलाश झा अमेरिका में रहते थे, तो वॉल्टर हाउजर के वो शिष्य का लीजिए, उनके साथ उन्होंने काम किया था। 5 बड़े बड़े बक्सों में उन सारे दस्तावेजों को वापस अमेरिका से भारत लाया गया। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि जिस कार्यक्रम में उन दस्तावेजों को सुपुर्द किया गया सीताराम आश्रम को, उस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री के नाते मुझे भी रहने का मौका मिला। तो मैंने इस बात का इसलिए जिक्र किया कि वो व्यक्ति कितना महान था कि उसकी मृत्यु के 50-70 वर्षों के बाद भी लोग उनकी जयंती मना रहे हैं। वो व्यक्ति कितना महान था कि स्वामी जी ने कोई 1-2 पुस्तक नहीं लिखी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी, भूमियार ब्राह्मण परिचय, कि जो भूमियार ब्राह्मण है उनका परिचय, मैं उस पर आऊंगा 2 मिनट के बाद। और बाद में उस पुस्तक का नाम बदल के उन्होंने कर दिया ब्रह्मर्षि वंश विस्तार। मैं क्यों नहीं पुस्तक साथ में लेकर आया कि आजकल ये पुस्तकें बहुत कम उपलब्ध होती है। ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, उसमें केवल भूमियारी नहीं तो जितने तरह के ब्राह्मण देश के, उन सभी ब्राह्मणों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे हुई, उसका पूरा इतिहास। और इतनी मोटी पुस्तक ब्रह्मर्षि वंश विस्तार के नाम से स्वामी जी ने लिखने का काम किया। मित्रों, स्वामी सहजानंद सरस्वती का एक और योगदान है जिसका मैं जिक्र करूंगा, बाकी तो बहुत सारे योगदान का, किसान आंदोलन वगैरह का जिक्र हुआ है। वो जमाना था, वो समय था कि जाति प्रथा बड़ी मजबूत थी और हर बड़ा नेता या छोटा नेता अपनी जाति के लिए काम करता था। यानी जाति के लिए काम करना यानी समाज के लिए काम करना, यानी ये कोई गलत नहीं। यहाँ पर आप उस जमाने को देखेंगे, आज बहुत सारे आपको कॉलेज मिल जाएंगे। मुजफ्फरपुर में भी कॉलेज है, भूमियार ब्राह्मण कॉलेज है शहर के जो भी, यानी उस जमाने में कॉलेज भी खुलते थे, बाकी भी होते थे, उसमें कहीं न कहीं जाति एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती थी। और आज अगर भूमियार समाज को इतनी प्रतिष्ठा मिली है, इतना जो टैलेंट है जिसका जिक्र कर रहे थे संजय पासवान जी, इस देश का बेस्ट टैलेंट अब इस बिहार के अंदर बुद्धि, प्रतिभा, बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर भूमियार समाज का, बढ़िया से बढ़िया प्रोफेसर भूमियार समाज का, नेता, प्रोफेसर, विद्वान, इंजीनियर, डॉक्टर्स। तो मित्रों, ये अचानक नहीं हुआ। अगर स्वामी सहजानंद सरस्वती नहीं होते तो इस समाज को आज जो प्रतिष्ठा मिली देश के अंदर, शायद प्रतिष्ठा नहीं मिली। उस समय में ब्राह्मण का मतलब था जो पौराहित्य का काम करता है, जो कर्म कांड करता है, जो शादी विवाह कराता है। और जब भूमियारों ने कहा कि हम भी ब्राह्मण हैं, भूमियार ब्राह्मण, तो ब्राह्मणों ने उसका विरोध किया, कहा कि ये कैसे, ये तो खेती करने वाले लोग हैं, ये कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं, और ये तो कर्म कांड नहीं जानते हैं, ये तो शादी विवाह पौराहित्य का काम नहीं जानते हैं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने पौराहित्य का प्रशिक्षण देने के लिए विद्यालय की स्थापना की, ताकि भूमियार समाज के लोग कर्म कांड सीख सके, ताकि जब ब्राह्मणों ने कहा कि हम बहिष्कार करेंगे, आपके शादी विवाह में नहीं जाएंगे, आप ब्राह्मण नहीं हैं, तो स्वामी जी ने कर्म कांड पर पुस्तक लिखी, जिसका उन्होंने कर्म कला नाम की पुस्तक लिखी, और जिसमें सारे जो कर्म कांड हैं वो एक जगह उल्लेख थे, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर कोई शादी विवाह, कोई जनेऊ, कोई भी संस्कार करना चाहे तो उसको किसी पंडित की आवश्यकता न पड़े, कोई पुस्तक के आधार पर वो कर्म कांड कर सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर पौराहित्य करने से ही अगर हम ब्राह्मण बन सकते तो हम पौराहित्य का काम करेंगे। तो भूमियार समाज के लोगों ने विरोध किया, जो बड़े बड़े जमींदार थे, बाकी थे, कि ये क्या, ये काम हमारा है, काम है क्या, हमारा काम तो खेती करना है, बाकी करना है, ये हम पौराहित्य का काम हम करें, ये हमारे लिए शोभा नहीं देता है। और ये जो नगा बाबा, ये जो नगा बाबा नहीं, ये जो भीकम दास ठाकुर बड़ी है, कदम पामे रूपक सिनेमा के पास भीकम दास ठाकुर बड़ी है,
वही सम्मेलन हुआ और सम्मेलन में प्रस्ताव पारित किया गया। झगड़ा हुआ सम्मेलन में, बहुत सारे बड़े बड़े भूमिहार नेताओं ने विरोध किया कि नहीं, यह गलत है। लेकिन स्वामी सहजानंद सरस्वती ने प्रस्ताव पारित कराया कि भूमिहार समाज के लोग भी पौराहित्य का काम कर सकते हैं। अब फिर पूरे देश का भ्रमण किया, खोजने लगे ब्रह्मर्षि वंश विस्तार जो लिखा, तो उन्होंने पाया कि बिहार के इटखोरी प्रखंड हजारीबाग जिले में, और इटखोरी प्रखंड बहुत सारे भूमिहार परिवार के लोग हैं जो पूजा पाठ कराते हैं। फिर वो गए इलाहाबाद, और इलाहाबाद में देखा कि बहुत सारे जो भूमिहार समाज के लोग वो वहां पर पूजा पाठ कराते हैं। तो यानी उन्होंने इस बात का शोध किया और ये प्रमाणित किया कि भूमिहार भी ब्राह्मण हैं, हम ब्राह्मण हैं। उसको स्टैब्लिश किया उन्होंने तथ्यों के आधार पर। हम गहलोत वंशीय क्षत्रिय हैं, क्योंकि ब्राह्मण तो हर व्यक्ति बन नहीं सकता था, क्षत्रिय बन सकता था। कुर्मी समाज के लोगों ने सम्मेलन किया नालंदा में, प्रस्ताव पारित किया और कहा कि हम कूर्म वंशीय क्षत्रिय हैं। यादवों ने कहा कि हम भी क्षत्रिय हैं, और हम तो जो यदुवंशीय क्षत्रिय, और कहा कि ये जो क्षत्रिय अपने आप को कहते हैं, अरे हम तो कृष्ण के वंशज हैं, हम तो तुमसे ज्यादा श्रेष्ठ हैं, क्योंकि कृष्ण से ज्यादा श्रेष्ठ कौन हो सकता है। तो एक वो समय था जब इस देश की अधिकांश पिछड़ी जातियों ने अपने आप को प्रस्ताव पारित कर, लोगों ने मांस खाना बंद कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण समाज या सवर्ण समाज मांस नहीं खाता, मदिरा पान बंद कर दिया, जनेऊ धारण शुरू कर दिया, ताकि हमारी जनगणना में। एक बात और बता दें आपको कि उस समय जब जनगणना होती थी, कोई लोग जो अध्ययन करना चाहेंगे, तो उसमें 2 कॉलम था। जिन्होंने कहा कि हम गहलोत वंशीय क्षत्रिय हैं, तो उसकी भी संख्या लिखी हुई बगल में, और जिन्होंने कहा कि हम पासवान हैं या जो भी हो गया, हम कुर्म वंशीय क्षत्रिय, दोनों की संख्या बगल अगल में लिखी हुई है। जिन्होंने क्षत्रिय कहा, जिन्होंने ये कहा। यानी एक समय था कि जो पिछड़ी जातियां थी वो भी अपने आप को फॉरवर्ड घोषित करने में लगी थी, प्रयास कर रही थी, ताकि समाज में उन्हें प्रतिष्ठा मिल सके। क्योंकि उस युग में, उस जमाने में जो ऊंची जाति के लोग थे उनको समाज में प्रतिष्ठा थी, बाकी निम्न जातियों को प्रतिष्ठा नहीं थी। इसलिए अगर उच्च वर्ग में शामिल हो जाए, और ये जनगणना एक माध्यम है आगे ये बात अलग है कि जनगणना में उनकी जाति सवर्ण में शामिल किए जाने के बावजूद समाज में उनको प्रतिष्ठा नहीं मिली। लेकिन ये प्रयास हुआ। तो एक समय था कि पिछड़ी जातियां अपने आप को फॉरवर्ड बनने का प्रयास कर रही थी, और एक ऐसा समय आया 80 साल के बाद कि जो फॉरवर्ड जातियां हैं वो भी करें कि हमको बैकवर्ड घोषित कर दीजिए, ताकि हमको भी आरक्षण का लाभ मिल सके। तो इसलिए मैंने केवल कहा कि ये समय समय की बात है। इसलिए जब किसी व्यक्ति का आकलन कीजिए तो आज के संदर्भ में आकलन मत कीजिए, नहीं तो गलत आकलन हो जाएगा। उस युग में जो व्यक्ति पैदा, उस समय की क्या परिस्थितियां थी, उस समय का क्या माहौल था, उस समय के समाज के मानदंड क्या थे, उस माहौल में, उस परिप्रेक्ष्य में अगर आप आकलन करेंगे तो सही आकलन कर पाएंगे। तो कोई कहेगा देखिए ये तो ब्राह्मणों के विरोधी हैं, तो ब्राह्मण के विरोध में बोल रहे हैं। इसलिए मित्रों, हमारे पुरखों ने, हमारे जो पूर्वज हैं, उन लोगों ने किस तरह का संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने मुकाम को हासिल किया, उसका एक उदाहरण स्वामी सहजानंद सरस्वती है। उनकी कुछ और पुस्तकें जो उनकी प्रकाशित हुई, झूठा भय मिथ्या अभिमान, कि भय दिखाकर मिथ्या मैं बड़ा हूं, ये कर्म कांड के, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती के अलावा दयानंद सरस्वती से लेकर जितने लोग हुए उस जमाने में, भगवान बुद्ध क्या थे, कर्म कांड के विरोध में, और उन्होंने संघर्ष किया, विद्रोह किया। भगवान महावीर क्या थे, उस समय की जो परिस्थितियां थी उसके खिलाफ उन्होंने विद्रोह किया, और तब महावीर पैदा हुए। तो उनकी एक पुस्तक है झूठा भय मिथ्या अभिमान। ब्राह्मण कौन, ब्राह्मण समाज की स्थिति, ब्रह्मर्षि वंश विस्तार, संस्कृत में भी और हिंदी में भी, संस्कृत के कितने प्रकांड विद्वान थे। मैं तभी बैठे बैठे इस पुस्तक उलट रहा था, तो व्यक्ति संस्कृत का प्रकांड विद्वान, हिंदी का प्रकांड विद्वान, और वॉल्टर हाउसर वो हिंदी का एक शब्द नहीं जानता,
और जो डॉक्यूमेंट लेकर गया अमेरिका, उसमें 85% दस्तावेज हिंदी में थे, केवल 15% दस्तावेज जो थे वो अंग्रेजी में थे। इसलिए मित्रों, 2 दर्जन से ज्यादा अविस्मरणीय पुस्तकों को लिखने वाले और इस देश के मजदूर, इस देश के छोटे किसान, उसकी लड़ाई को पहली बार लड़ने वाले, और उन्होंने उनका एक प्रसिद्ध नारा था, कैसे लोगे माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। वो डंडा लेकर चलते थे। तो वो जो डंडा था, जो दंडी स्वामी का मतलब ही होता है वो दंड लेकर चलते, वो दंडी स्वामी कहे जाते। और बाद में जब किसान आंदोलन में कूद पड़े तो उन्होंने कहा कि यही हमारा ये जो सन्यासी का जो दंड है, यही किसान की लाठी है, और किसान इसी से संघर्ष करने का काम करेगा। कैसे लोग माल गुजारी, लठ हमारा जिंदाबाद। जो अन्न वस्त्र उपजाएगा, अब वही कानून बनाएगा। ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसलिए मित्रों, आज के इस अवसर पर मैं उस महापुरुष को, जिन्होंने बिहार के लोगों को पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार का जो पूरा इलाका गाजीपुर से आगे का, उनको एक नई दिशा देने का काम किया, एक नई पहचान देने का काम किया, उनके प्रति मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और विनोद शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि ये जयंती का कार्यक्रम चलते रहना चाहिए, और इसका राजनीतिक दल से संबंध नहीं होना चाहिए, और है भी नहीं। मुझे तो विश्वास नहीं था कि इतने लोग इकट्ठा कर पाएंगे विनोद जी, और देखा कि जब आया तो हॉल लगभग पूरा भर चुका था। इसलिए सरकार कोई हो, सरकार में कोई रहे न रहे, विधायक हो ना हो, एमएलए हो ना हो, लेकिन कार्यक्रम जो है, ताकि नई पीढ़ी को यह मालूम हो सके कि आज हम जो भी कुछ हैं वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे लोगों के कारण आज हम बिहार के लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। इन शब्दों के साथ अपने ये स्वीकारना चाहिए हम लोग लोगों की पक्ष के नाते इस दुनिया के जो अंग है, चाहे विधायिका हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे वो न्यायपालिका हो, चाहे वो मीडिया, इसके लोग जो चारों स्तंभ है, इस चारों स्तंभ जो कुछ करने के लिए बना हुआ है कि समाज में बदलाव के लिए, देश में बदलाव के लिए, उसको गंभीरता से सोचना होगा हम लोग। आज जयंती उनकी है, और सही मायने में संत महात्मा क्या हो सकता है। हम कहते हैं कि साहब, भक्त कौन जो विभक्त न हो, संत कौन जो शांत रहे। यहाँ तो भक्तों में विभक्ति है और संतो अशांत है। तो मतलब ये कि चाहे वो धर्म क्षेत्र हो, राज क्षेत्र हो, धन क्षेत्र हो, या कोई क्षेत्र हो, एक सब जगह मतलब मोटा मोटी एक उथल पुथल कायम है। लेकिन उन दिनों मतलब कि ठीक है कि मतलब अपने आप को मोक्ष न मिले, लेकिन समाज को मोक्ष मिले। मोक्ष मतलब क्या है? मुक्ति है। मुक्ति है समस्या से, समस्या का निदान समाधान है। देखिए, मंदिर कैसा, मस्जिद कैसा, कैसा लर्निंग सेंटर हो। मतलब पहले के जमाने में ये मंदिर हो, मस्जिद हो, चर्च हो, ये सब लोग एक केंद्र हुआ करता था, जिस केंद्र से धर्म का विद्या हो, मोक्ष का विद्या हो, धन का विद्या हो, समाज संचालन की विद्या हो, उसका ट्रेनिंग हुआ करता था। और तो उस ड्रेस के, अगर आज कोई ड्रेस पहन के निकल जाए स्वामी सहजानंद वाला, अगर तो लोग उस ड्रेस के प्रति जो एक घृणा सी हो गई है। ये घृणा पैदा किया गया, मतलब भारत के मूल के प्रति, भारत का जो मूल था, जो मूल तत्व था, उसके प्रति कैसे एवर्शन हो, कैसे नफरत पैदा हो, ये प्रयास किया गया। अब खेती बाड़ी को छोटा काम समझना, सब इंडस्ट्री करेंगे, सब बड़ा व्यापारी बनेंगे,
तो ये बात मतलब खेती बाड़ी से बड़ा व्यापार कुछ हो ही नहीं सकता है। और आज भी खेती बाड़ी के प्रति न सरकार गंभीर है, कोई सरकार गंभीर नहीं इस बात के लिए। हम सब लोग केवल कुछ फ्रीबी दे करके, कुछ मुफ्त का चीज दे करके हम सब चाहेंगे अगर खेती को सुधारना, अगर तो सुधारना संभव नहीं हो सकेगा। हमें लगता है कुछ गंभीर चिंतन करने चाहिए, कुछ बुनियादी सवाल चर्चा करना चाहिए हम लोग को। विनोद बाबू, उन चीजों को लेने की आवश्यकता है, बुनियादी बात, और जिससे मानवता जिंदा रहने वाला है, जो अनाज का उत्पादक है। एक चिंता हमको गंभीरता से करनी चाहिए, कैसे रुचि जगे। एक अच्छी बात मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग जो सिलिकॉन वैली के कुछ लड़के हैं जो काम करने गए वहां सॉफ्टवेयर में, 10 परिवार में जानता हूं कि 10 लड़के आ रहे हैं वहां से वापिस और कह रहे कि अब मैं खेती करूंगा, और उसका बाप मां पागल हो रहा है कि सिलिकॉन वैली में काम कर रहा है, लाख करोड़ कमा रहा है, और कह रहा है कि समस्तीपुर का हसनपुर में खेती करेंगे, कहता वार्षिक में खेती करने जाएंगे हम लोग नवादा में। तो ये खेती करने का जो भाव पनप रहा है उसको पेरेंट्स बहुत रिसीव नहीं कर रहे हैं। उसको लोगों ने क्या करना है ना, अच्छा कहता सिलिकॉन वैली में बाप से बेटा दूर है 10,000 किलोमीटर, माँ बाप से दूर है, परिवार से दूर है हजारों किलोमीटर, अब वो आना चाहता है, एक बाप उसको वही रोक रहा है, नहीं वो वही लो। एक जो फॉल्स ईगो है ये लोगों का, जो फॉल्स ईगो है कि सबने ने मेरा बेटा विदेश में है, मेरा बेटा ग्रीन कार्ड होल्डर है, अमेरिका में है, हॉलैंड में है, नीदरलैंड है, इस मोह से हमको बाहर निकलना होगा मित्रों, इस मोह से बाहर निकलना होगा हम लोग। ये बुनियादी बात है। सवाल है कि केवल यही के लोग यही खेती करें कैसा नहीं है। तो इस ढंग से माहौल ऐसा बनना चाहिए, वो खेती करने के लिए आगे लगे लोग सब। की वजह से मैं यहाँ आया हूँ, तो संवेदनाओं के संकुचन के दौर में भी जब संवेदनाएं बिल्कुल संकुचित हो गई, अतीत से लोगों ने नाता तोड़ दिया और वर्तमान में जीने के साथ एक वैसे प्रखर व्यक्तित्व के तौर पर हम लोगों को आमंत्रित करने का श्रेय जिन्होंने हमें दिया, डॉक्टर विनोद शर्मा जी। मैं जो संचालक महोदय उन्होंने कहा कि संक्षेप में कोशिश करूंगा, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि जब व्यक्तित्व बड़ा हो कोशिश करूंगा कि कुछ अनछुए पहलुओं तक ही अपने को सीमित करूं। देश में फिर एक बार किसानों ने अंगड़ाई ली थी और लंबा आंदोलन चला, एमएसपी पर डिबेट चला, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर डिबेट चला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट पर डिबेट चला, और मैं भी नेशनल रीजनल चैनलों पर भाग लेते रहा, मजबूती से किसानों के पक्ष को रखते रहा, राजनीति के तकाजे को भी समझते रहा। लेकिन मैं वर्तमान में आने से पहले थोड़ा अतीत के उस स्वामी जी के बारे में थोड़ा दो शब्द कहना चाहूंगा कि व्यक्ति जब वैराग्य में जाता है तो वह मुक्ति के लिए जाता है। एक ऐसा फकीर, एक ऐसा सन्यासी जो आत्म मुक्ति की बात नहीं करता है, समाज की मुक्ति की बात करता है, मनुष्यता की मुक्ति की बात करता है, मानवता की मुक्ति की बात करता है। राजनीति को जिसने कभी छुआ तक नहीं, लेकिन राजनीति में हमेशा हस्तक्षेप करते रहा, मजबूती से हस्तक्षेप करते रहा वह व्यक्तित्व। अब जितने भागों में बांट लीजिए उस कालखंड को, सन्यासी स्वामी सहजानंद, राष्ट्रवादी स्वामी सहजानंद, किसानों के प्रणेता स्वामी सहजानंद। लेकिन एक बात तो था कि जब मनुष्यता, हमें वर्तमान में भी जीना होगा कि किसान कहाँ खड़ा है, किसानी कहाँ है, मजदूर कहाँ है, और किसानों को आज तक मूल्य क्यों नहीं मिल पा रहा है। एक बड़ा विषय है। मैं अपना समय भी, चूंकि सुशील कुमार कि मैं चलूंगा सिर्फ चलने के लिए, मैं जलूंगा सिर्फ जलने के लिए, खाक मंजिल का पता मुझको नहीं पता है, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, फिर किसानों की ताकत हम बनेंगे नहीं बनेंगे, कौन देगा साथ इस अभियान में, कौन देगा हाथ जलती आग में, कौन देगा साथ खूनी फाग में। बड़ी लंबी कविता है उनकी,
तो आप इसकी परवाह न करें। विनोद शर्मा जी, आपको एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मैं सैकड़ों बार इस बात के लिए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि जब पैकेज की दुनिया में आज की पीढ़ी जी रही है, उस वक्त में आपने एक ऐसे सन्यासी को स्मरण करने का मौका दिया, प्रणाम करने का मौका दिया। हम लोग सभी जानते हैं कि 22 फरवरी 1889 में ये भारत के राष्ट्रवादी नेता एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में ये भारत के मानचित्र पर उभर कर आए। वे भारत के किसान आंदोलन के जनक थे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात स्वामी जी का यही है कि वे किसान आंदोलन के जनक थे। वे आदि शंकराचार्य, मैं यहाँ शंकराचार्य का भी नाम लेना उचित समझता हूँ कि वे आदि शंकराचार्य संप्रदाय के 10 नामी सन्यासी अखाड़े के दंडी सन्यासी थे। स्वामी जी को दंडी सन्यासी कहा जाता था। शर्मा जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कम समय में इतना बड़ा समारोह किया, वो धन्यवाद के पात्र। हमारे बीच में तपन सांडिल जी, पूर्व कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, उपस्थित हैं। उन लोग के बीच में कॉमर्स कॉलेज के फिजिक्स के प्रोफेसर। इस पुनीत कार्य पर हम लोग ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करने आ जाए हैं जिसका अगर मुझसे कहा जाए तो मैं किसी भी रूप में उन्हें सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल के बराबर ही मानता हूँ। मैं भी एक किसान का पुत्र हूँ और अच्छे किसान के रूप में हमारा परिवार रहा है। रोहतास जिले का मैं निवासी हूँ। मेरे पिताजी कहते थे कि वहाँ भी 4 दिन सहजानंद सरस्वती जी मेरे घर पर गए थे और गए तो वही बोले सुबह में कि हमको जरा गरीब लोगों के पास आप लोग ले चलिए। और खाट पर, जमीन पर, चटाई पर वो 2 दिन घूमते रहे। मेरा गांव बहुत बड़ा है, 10,000 की आबादी है। तो मेरे पिताजी बताते थे किस तरह का उनका सोच था और वो चटाई पर बैठ करके ही हमारे दरवाजे पर खाना खाते थे। मैं अपने पिताजी से इस बात को सुना हूं तो मेरी क्या श्रद्धा होगी, अब आप सोच सकते हैं। सब होता था। एमएसपी की बात होती है, पहले भी एमएसपी चलता था। 20 साल पहले, 15 साल पहले प्रक्रियाएं चलती रहती थी। लेकिन आज प्रतिशत में अगर देखा जाए तो 80% उपलब्धियां हैं देहात में, सुदूर देहातों में। आज बात उठती है स्वामी सहजानंद जी के बारे में, सरस्वती जी के बारे में। वो किसानों के हित के बात करते थे। आज की सरकार भी माइक्रो इरिगेशन, फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड्स का कैसे सिंचाई हो, आज हर एक खेत में पानी पहुंचाने के लिए किस प्रकार से सरकार का सोच बना हुआ है, ये सब जो है सहजानंद सरस्वती जी का ही देन है, जो आज से 100 साल पहले इसकी पृष्ठभूमि लीक करके चले गए। अगर हमारा छोटा किसान, कमजोर किसान मजबूत नहीं होगा, जो मजबूत बनाने का काम वो शुरू किए थे, तो गांव में सामाजिक आर्थिक विषमताएं अगर रहेंगी तो गांव में राम राज्य नहीं हो सकता है, अपराध से हम लोग मुक्त नहीं हो सकते हैं। इस चीज पर हमारी सरकार सोच रही है। बहुत ही अंदर से सरकार सोच रही है, मैं इसको देख रहा हूँ। बहुत लोग उत्साहित थे, ये वो नीचे उतर गए बस से, तो बोले कि बोलिए आप लोग किससे किससे मिलना है, क्या क्या, सबके बीच में भीड़ में घुस गए। हम लोग रोकते रह गए। एक व्यक्ति से बोले कि अरे गरीबों से मिलने नहीं चाहिए। इस तरह का जब व्यक्ति हमारे पास है उसका सम्मान होना चाहिए और इसके लिए जितने लोग उपस्थित हैं सबको प्रयास करना चाहिए कि सुशील मोदी जी का सम्मान हो। आज के संघर्ष, अगर ये भाजपा में कमजोर पड़ेंगे तो हम लोग कमजोर पड़ जाएंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इनको मजबूत कीजिए, इनके पैर को मजबूत कीजिए और जैसा हो सब लोग कीजिए। पुनः मैं नमन करता हूँ
अपने सहजानंद सरस्वती जी का